हाय सबको गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ना, ठीक है। हाँ, गुड इवनिंग। रीचा मैम है, ठीक है। सीडीपी यहीं पढ़ाएंगे पूरा का पूरा, ठीक। हाँ, मेरा भी सेशन है, तो मेरा सेशन अपना रहेगा, उसकी क्लासेस आपकी लगेंगी, लेकिन सीडीपी की पूरी क्लासेस रीचा मैम लेंगी, है ना। आज लेक्चर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन क्लास। तो सिलेबस तो जानते ही हैं ना आप लोग, कि नहीं जानते हैं? क्या क्या पूछा जा रहा है? सिलेबस जानते हैं कि नहीं, क्या क्या पूछा जा रहा है? देखिए, सिलेबस की मैं जानकारी दूँ भाई। अगर हम बात करते हैं किसकी, ब्लैक लेता हूँ, बात करते हैं किसकी, सीटेट एग्जाम की, ठीक है। इसके अंदर 2 पेपर है ना। आपका एक है आपका पेपर 1, जो कि किसके लिए 1 to 5 के लिए, एंड पेपर 2 है आपके किसके लिए 6 to 8। क्लियर ना? पेपर 2 इज 6 to 8, ठीक है। अब इस ये 1 to 5, जहां जहां दिक्कत होगी उनको बताइएगा एक बार। चलिए, अब इसमें अलग अलग क्या है सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं आपको। सबसे पहला क्या, सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जो कि आप बीएड के लेक्चर बीएड में पढ़े हैं ना, नहीं पढ़े तो यहाँ पढ़ लीजिएगा। कितने मार्क्स के हैं? 30 मार्क्स एंड 30 क्वेश्चंस। इसके बाद लैंग्वेज, इसकी लैंग्वेज, तो लैंग्वेज 1 में क्या करना है, लैंग्वेज 1 एंड 2। लैंग्वेज 1 हिंदी ना, हाँ, लैंग्वेज 1 हिंदी, जो कि कितने की होंगी 30 मार्क्स, ठीक है ना। हाँ, लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 2 इंग्लिश, कितना 30, ये भी 30 मार्क्स का। इसके बाद क्या आ रहा है आपका ईवीएस, एनवायरमेंटल साइंस, क्योंकि 1 से लेके 5 तक में साइंस और सोशल साइंस नहीं होती है, तो 1 से लेके 5 तक बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, ईवीएस पढ़ाया जाता है, इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ाया जाता है, इसीलिए आपका ईवीएस है। कितने मार्क्स का 30 मार्क्स, ठीक है। एंड एक और जो कि है कौन सी, मैथ्स, बेसिक्स होंगी, ना बहुत ज्यादा टफ है ना बहुत ज्यादा लो है, नॉर्मल। कितना 30, तो कितने 30 30 30 30 और 30, टोटल कितने हो गए 150 को। टोटल कितने 150 क्वेश्चंस, एंड 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितना समय है, कितना समय मिलता है, कितना समय, 2 घंटा की 2.5 घंटे, 2 घंटा ही मिलता है, 120 मिनट्स। कितना मिनट मिलता है 120 मिनट्स, ठीक है। मतलब पर मिनट में, मतलब पर मिनट की बात करें तो लगभग एक क्वेश्चन, उससे भी कम समय, एक क्वेश्चन में कितने 60 मिनट से भी कम, मतलब 50 सेकेंड में एक क्वेश्चन क्या होनी चाहिए, लगभग सॉल्व हो जानी चाहिए 50 से 55 सेकेंड के बीच में, नहीं तो क्या हो जाएगा अगले क्वेश्चंस में हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या फैक्ट, उसके बाद क्या प्रैक्टिसेस, फैक्ट और प्रैक्टिसेस। फैक्ट भाई हम हैं, ये हैं, और प्रभाकर जी आ रहे हैं ईवीएस बताने के लिए, वो फैक्ट बता देंगे। प्रैक्टिसेस किसको करनी है, आपको, ठीक है। एप्लीकेशंस के ऊपर कितने 3700 टेस्ट, 3700, और एक और जोड़ दे दो कितने, लगभग 5000 टेस्ट, कितने 5000 टेस्ट। पेपर 1 की बात करेंगे तो उसमें कम से कम 2000, उससे ही मतलब 2000 से ज्यादा ही होगा, उससे कम नहीं होंगे। उसमें डीएसएसबी में जो पूछा गया है, आपके रीट जो अलग अलग टीचिंग एग्जाम हुए हैं, है ना, केवीएस, इसके बाद सीटेट, और अन्य जो भी राज्यों में टीचर वाले एग्जाम हुए हैं, वहां पर जो सीडीपी पूछा है या 1 to 5 के लिए कोई क्वेश्चन पूछे हैं, वो तमाम टेस्ट उसके अंदर मौजूद है। मैंने एप्लीकेशन पे लाइव कर दिया है, ठीक है। शाम पर इस पर नोटिफिकेशन वीडियोस भी आ जाएंगे, है ना। उसको आप वहां पर आराम से परचेज करके आराम से बिल्कुल बैठ करके टेस्ट जितना मारना उतने सकते,
ठीक है। तो फैक्ट और टेस्ट, फैक्ट और टेस्ट, ताकि क्या होंगी, हमारी स्पीड बनी रहेगी। क्या बनी रहेंगी? स्पीड। और फैक्ट के साथ 2023 या 2022 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को भी करवा दिया जाए। ठीक है। टेस्ट दीजिए। टेस्ट में एक खास बात है, टेस्ट आप देंगे उसके साथ क्या है कि इंग्लिश हिंदी दोनों आप कर सकते हैं, जैसा आपको मन हो। मतलब किसी को इंग्लिश में पढ़ने का मन हो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, हिंदी में पढ़ने का मन हो हिंदी में पढ़ सकते हैं। तीसरी लैंग्वेज की व्यवस्था अभी नहीं है, दो लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश में बाइलिंगुअल है वो, मतलब उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। एंड उसमें टेस्ट के बाद सारी चीजों के डिटेल एक्सप्लेनेशन मौजूद होंगे, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, सीडीपी हो, मैथ्स हो, ईवीएस हो, लैंग्वेज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उसके डिटेल्ड चीजें एक्सप्लेनेशन मौजूद होंगी इन इंग्लिश हिंदी बोथ। आपको जिसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको स्क्रीनशॉट लेनी है, लिखनी है, आप बिल्कुल उसको लिख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है। कल कहा था ना, तो ये दीपावली के दिन तक हो जाएंगे पूरे कंप्लीट। तो कुछ कुछ उसमें कंप्लीट हो गई हैं, और भी टेस्ट उसमें धीरे धीरे करके ऐड किए जा रहे हैं। जैसे कोई नए आएंगे तो फट से ऐड किया जाएगा, तब तक जितनी है उसको आप मारना शुरू करें। ठीक है। तो फैक्ट एंड टेस्ट दोनों को क्या करना होगा, साइमल्टेनियसली लेकर चलना होगा, तब जाकर क्या करेंगे आप, ये पूरी फास्ट होकर पाएंगी, तब जाके 120 मिनट्स में कितने क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस। ठीक है। ये बात रही किसकी, पेपर 1 की। अब बात करते हैं पेपर 2, और यहां से दो भागों में लोग बंटना शुरू हो जाते हैं। कौन कौन से दो भाग, एक समाज विज्ञान की तरफ और एक क्या, विज्ञान की तरफ, है ना। तो वो निर्धारित करता है कौन, सीट। 2.5 घंटे का टाइम रहता है ना, आप बोले 120 मिनट ही रहता है, मैंने लिख रहा था तो। ठीक है, पर क्वेश्चन पर मिनट का। ठीक है, कितने टाइम रहता है, 150। 2.5 घंटे का समय बिल्कुल दिया जाता है। ठीक है। चलिए, सीटेड पेपर 2 की बात करेंगे। यहां पर भी क्या है, सीडीपी कितने नंबर का, 30 नंबर का, यहां भी 30 नंबर का। ठीक है। फिर उसके बाद लैंग्वेज 1 जो कि हिंदी, कितने, 30 मार्क्स के, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। लैंग्वेज 2 इज इंग्लिश, इज इक्वल टू 30 मार्क्स। ठीक है। एंड यहां से दो बातें, एक एसएसटी जिसको आप सोशल स्टडीज या सोशल साइंस कह लें, ठीक है, और एक साइंस एंड मैथ्स। ठीक है। जो बीकॉम और बीए वाले वो कहां पर, बीकॉम और बीए वाले नहीं, यहां पर बीए और बीकॉम वाले कहां पर, एसएसटी के ऊपर। ठीक है। और यहां से कितने क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन जो, ठीक है। और इधर क्या हो गया, साइंस और मैथ्स, कौन, बीएससी वाले। तो कितने, यहां भी 60 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स। तो यहां भी कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा हमारा टोटल, टोटल कितना आ जाएगा, 150 क्वेश्चंस, 150 मिनट, है ना, 150 क्वेश्चंस एंड 150 मिनट। डेढ़ सौ मिनट। ठीक है। 150 मिनट में सॉल्व करना, मतलब एक क्वेश्चन पर 1 मिनट यहां भी। ठीक है। उस पर उसके भी टेस्ट है, मैथ्स वाले के लिए बिल्कुल सेपरेट है, उसमें सोशल साइंस के लिए वाले के लिए सेपरेट है। ठीक है। कुछ टेस्ट के साथ अदर टेस्ट को भी क्या किया गया, इंक्लूड किया, जैसे सीटेट के साथ डीएसएसबी एग्जाम होते हैं, उसके अटैच किए गए, अगर उसको आप परचेस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 साल तक वैलिडिटी रहेंगी, और आप डीएसएसबी का अगर एग्जाम आता है अगले साल तो वो भी कर सकते हैं। सीटेट के साथ बीपीएससी वाले एग्जाम को अटैच किया गया है, तो अगर सीटेट पास करने के बाद अगले साल बीपीएससी देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। सीटेट के साथ टेट एग्जाम जितने भी हुए उसको अटैच किया गया, ताकि इसका अगर खरीदते हैं तो उसका भी आराम से टेस्ट आप दे सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी बहुत है ना, 1 साल का समय, 1 साल के समय में आराम से उतने टेस्ट को धीरे 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 करके दे सकते हैं।
ठीक है, यानी कि 1 महीने के लिए तो पूरा प्रेशर्स की देना ही देना है, नहीं तो खराब हो जाएगा। बिल्कुल खराब नहीं होंगी, वो बिल्कुल ताजा रहेगा, और जितने उसमें ऐड होते जाएंगे वो बिल्कुल ऐड होते चला जाएगा अपने आप। ठीक है भाई, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स। यहाँ पर बीएससी 60 क्वेश्चन और एसएसटी वाले 60 क्वेश्चन। अगर हम बात करें किसकी, एसएसटी की या सोशल साइंस कह लीजिए, है ना, कौन कौन से पार्ट, हिस्ट्री आपके, हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी एंड आपकी पॉलिटी। कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, 6 से लेकर 8 तक एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की जो किताब है वो एनसीईआरटी बेस्ड रहता है यहाँ का सोशल साइंस, क्योंकि एग्जाम किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और वो क्या फॉलो करती है, एनसीईआरटी, जैसे बिहार फॉलो करती है एससीईआरटी। ठीक है, सेम टू सेम चीज किसके लिए, सेम टू सेम चीज साइंस और साइंस एंड मैथ्स के लिए, साइंस एंड मैथ्स के लिए। ठीक है, साइंस एंड मैथ्स के लिए कौन कौन चीज है इसमें, आपका मैथ्स पूरा का पूरा, जिसमें अलजेब्रा अलजेब्रा सब आ जाएगा, मेंसुरेशन सब कुछ, एंड साइंस वाले पार्ट। अब जब साइंस वाले पार्ट आएंगे तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, तीनों, है ना, फिजिक्स कह लीजिए, फिजिक्स, भौतिकी, रसायन एंड बायो, तीनों के तीनों। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं, साइंस वाले कौन कौन से हैं, आप दोनों 3, और आप सब एसएसटी क्या, पेपर 1 के लिए आपका एसएसटी, आपका एसएसटी ही होगा ना, अच्छा एसएसटी, ठीक है, मतलब 2 एसएसटी 3 इधर, और इधर पेपर 1 नहीं, ओनली पेपर 1। क्यों डीएलएड किए हुए हैं आप, अच्छा डीएलएड, ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, अच्छा कोई बात, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो साइंस और मैथ्स वाले इधर और सोशल साइंस वाले, लेकिन दोनों का बेस क्या रहेगा, एनसीईआरटी 6 to 8। भाई 8 क्लास तक की इस चीजों को पढ़नी है ही। ठीक है, ठीक, तो सबसे पहले भाई कल मैंने क्या कहा था, सीडीपी सॉल्व करके लाएंगे, लाए हैं कि नहीं लाए हैं, लाए हैं ना, सिलेबस समझ गया कि नहीं, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है सब बताइए, कितने नंबर का, उसके बाद, हाँ कितने नंबर का, उसके बाद, हाँ कितने नंबर का, 30 नंबर, उसके बाद, हाँ 2 इंग्लिश, संस्कृत या इंग्लिश, हाँ कितने नंबर का, 30 नंबर। ठीक है, मैथ साइंस वाले समझ गए ना क्या पढ़ना है, ठीक, कल से साइंस वाले क्लासेस 3 से 4, साइंस वाले थोड़े पहले आएंगे, 3 से 4 में आएंगे। ठीक है, और 4 से 5 सीडीपी या जो भी क्लासेस होंगी पेपर 1 वाले सब कॉमन करके खत्म। बाकी ये जो एसएसटी वाले हैं वो काम कब रहेंगे, 4 से लेकर 6 बजे तक रहेंगे, 4 से 5 ये, और बीपीएससी में जो जीएस पार्ट में पढ़ाया जा रहा है 6 to 8 एसएसटी, उसमें आपका कवर हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, और उसके बाद कौन सा, सिर्फ 1 to 5 वाले, 4 से 5, 5 बजे से पहले नहीं हो पाएंगे, ऐसा सिम पॉसिबल ही नहीं है, दिक्कत हो जाएगी ना मुझे भी। ठीक है, 5 देखिए सब, किसी के कॉलेज छुट्टी है, किसी के कुछ भी, एक ही महीने का प्रयास है ना, कितना शाम होता है, 4 से 5, 4 से 5 बजे शाम कहाँ होते हैं, 5 बजे शाम कहाँ होती है, कहाँ तक कहाँ जाते हैं सो, कितना देर लगता है यहाँ से, 45 मिनट लगते हैं जाकर के, तो फिर लाइव क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, दूसरे ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, क्योंकि उससे पहले कर पाना मुश्किल हो जाएगा, फिर उनके लिए अलग से, उनके लिए अलग से, 1 महीने प्रयास करिए ना, आप जाते हैं तो शाम हो जाती है, मतलब अंधेरा नहीं ना हो जाता है, मतलब या कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम, अभी हो सकता है, हाँ उधर गांव का एरिया पड़ता है ना, थोड़ा सा हो जाता है उस वजह से। आप एक काम करिए, लाइव क्लासेस ज्वाइन करिए,
ठीक है, और जो दिक्कत होंगी आप रविवार को आके पूछ लीजिएगा, पॉसिबल यही है। नहीं तो इस क्लास में आते हैं। ठीक, हाँ, क्योंकि 3 से 4 में तो भाई साइंस वाले का दिया है समय, फिर सोशल स्टडीज के सबके अलग अलग है ना, और समय भी तो कम है ना, उसी हिसाब से प्रिपेयर करनी पड़ेगी। आप लाइव क्लास रहिए, बाकी रविवार को रहेंगे ना, रविवार को मैं सुबह ही लगाता हूँ क्लास, 2 घंटा 3 घंटा, जितने भी पढ़े होंगे सब एक बार रिविजन भी हो जाएगा। क्या है संस्कृत के भाषा टू के पास जा रहे हैं? नहीं, आपको पास करने से मतलब है ना, आपको पास करने से मतलब किसका? फॉर्म फिल कर दे, सीटेट फॉर्म का फर्क कर दिए संस्कृत से, क्या है संस्कृत समझ में आ जाता है तो फिर इंग्लिश फिर भी इजी हो जाता है, आप कॉन्सेप्ट समझ के बना सकते थे। अच्छा कोई बात नहीं, उसमें जो होनी होंगे कर देंगे उठा के। सबसे एक बार लैंग्वेज के लिए पूछ लेना चाहिए था ना। इंग्लिश लीजिए ना, इंग्लिश आसान है संस्कृत से उठा कम से के। कम आपको हिंदी से मैच करते रहता है। भाई संस्कृत एक अलग तरह की भाषाएं हो जाती है। किसका? कल 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 इंग्लिश पढ़े हैं ना, तो वही तो चेंज करने की संभावना नहीं है क्या उसमें? किसका? संस्कृत एक देव भाषा है ना, उसके लिए पूरी पढ़नी पड़ेगी ग्राम। अच्छा कोई बात नहीं, उसके लिए दुखी नहीं होनी, ठीक है। यहाँ आए हैं तो मैं काम करूंगा उठा के, बस आपका डिवोशन डगमगाना नहीं चाहिए, इसीलिए कोर्स शुरू करने से पहले 5000 टेस्ट वहां पर पहले अपलोड कर दिए है ना। इस सप्ताह तक जाते जाते सारे टेस्ट अपने आप लाइन पर आ जाएंगे सीधा दर 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 दर, ठीक। इसलिए चिंता नहीं करनी है, आपने ले लिया है संस्कृत, कोई बात नहीं। आप 6 जो उसकी किताबें हैं संस्कृत की, कहाँ से कहाँ तक आती हैं संस्कृत किताबें, उसको लेकर के रविवार को मैं बता दूंगा, ग्रामर ज्यादा ठीक है। बेस्ट रहेगा। हाँ रविवार को उसमें ग्रामर भी होती है ना उसमें, हाँ रविवार को जो संस्कृत की किताबें हो उसको लेके आइए, उसमें ग्रामर भी रहती हैं, उसको अच्छे से बता दो, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं समझ में आता कोई बात नहीं है। अब जो चीजें कर ली है उसके लिए नहीं चिंता करनी, जो चीजें आगे करनी है चिंता उसके लिए होनी चाहिए। और सेकेंड चीज सुनिए ध्यान से, जो भी सोशल स्टडीज वाले हैं साइंस मैथ साइंस वाले 6 to 8 एनसीईआरटी जरूर खरीदेंगे। मैंने फीसेस इसीलिए कम रखी हैं कोर्सेज की, ताकि बुक्स को खरीदें और जहां जहां से मैं बताऊं उस चीजों को पढ़नी भी है वहां पर, ठीक है। यहाँ मैं बताऊंगा ही, लेकिन आपके पास साथ में किताबें भी होनी चाहिए, और उसका भी अध्ययन बहुत जरूरी है। मैं फीसेस इसलिए कम रखता हूं कि मैं किताबें पढ़ाना चाहता हूं, है ना, क्योंकि अगर ऊपर नीचे भी हुआ कुछ भी तो कहीं भी कोई भी छोटी सी गुंजाइश की बात नहीं होनी चाहिए। हाँ अब ये नहीं कि तो किताब पढ़ा दो, कोई नोट से पढ़ा रहा है, ठीक है, किस रहने दीजिए, ठीक है। क्या करनी है, एनसीईआरटी किताब 5 लाख की नहीं आती है, कितने की आती है? 500, हाँ 5 लाख की नहीं आती है, फिर 500 की आती हैं। वो आज भी काम का है, आने वाले समय में जब शिक्षक बनने की तैयारी करेंगे तब भी काम का है, और शिक्षक बनने के बाद जब पढ़ाने जाएंगे तब भी काम का है, इसीलिए उस चीजों को आज खरीदेंगे, ठीक। बात समझे? एनसीईआरटी 6 to 8 मैथ्स एंड साइंस, ठीक है। एसएसटी कहां से कहां तक? 6 to 8 का, ठीक है। 6 to 8 में उसमें ये इतिहास नागरिक सब एक साथ ही अटैच रहता है, शायद 6 से लेकर अलग अलग हो जाते हैं। अच्छा एनसीईआरटी एससीईआरटी में एक ही साथ आता है वो? नहीं सब में अलग अलग आता है, 6 अब अलग अलग, अच्छा पहले एक ही साथ? नहीं साइंस में तीनों साइंस एक साथ आता है हमेशा, साइंस एक साथ आता है तो एक ही किताब से हो जाएगी उठा के। एसएसटी में अलग अलग किताब, लेकिन उसका कॉस्ट भी। अब ये नहीं कि किताबें पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर वो चीजें बताई जाएंगी, लेकिन एक बार उसको अध्ययन किताब से जरूर करनी है, क्योंकि आज का एग्जाम अगर आपने फैक्ट को नहीं जाना तो सबसे पहले फेल होकर कौन आएंगे? आप, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन सेट किए गए क्वेश्चंस को आप देखिएगा, बिल्कुल क्या है एकदम एनसीईआरटी बेस्ड कर दिया पूरी चीजों को, क्योंकि वो उनको पता है कि सब जितना बच्चा है क्या कर रहा है, नोट्स पढ़ रहा है। किताब क्वेश्चन कहाँ से डालो? किताबों से, फेल तो पहले ही हो जाएगा ना। तो हमें दोनों गुंजाइश को क्या करनी है, नहीं छोड़नी। क्या हो गया, मुंह एकदम सूख गया नहीं ना, ठीक है। 3 to 4 साइंस, 4 to 5 सीडीपी, उसके बाद ईवीएससी क्लासेस लगा रहा हूँ बैक टू बैक, लेकिन जो भी पढ़ेंगे उसको याद जरूर करेंगे। ये नहीं कि कल कर लेंगे, आज छठी मैया का व्रत है, ठीक है, आज दीपावली है, आज पढ़ाया गया तो आज की चीजें आज खत्म होनी चाहिए, ठीक है। इसके क्योंकि हमारा दीपावली और कब छठ 21 जनवरी को है, हमारे लिए कब है? 21 जनवरी को। मैं अपना देख का मतलब पता है, जब नेट की एग्जाम जिस दिन होती हैं
उस दिन मेरा छठ होता है, दीपावली, दुर्गा पूजा, सारा पर्व एक साथ है, ठीक है ना। तो विद्यार्थियों के लिए सारा पर्व कब, जिस दिन एग्जाम खत्म हो जाएंगे उसी दिन, जैसे एग्जाम दे के निकलेंगे 21 जनवरी के शाम को मिला लेंगे दीपावली, अगला दिन छठ, अर्घ मैया, क्योंकि तब जो मनाएंगे तो बड़ी खुशी होगी, अभी जो मनाएंगे उस टाइम जो अगर नहीं मना पाए तो बड़ी दुखी महसूस होगी। तो एक एक टाइम, एक एक वक्त जो है सो बहुत कीमती है अभी, क्योंकि 75 दिन के लगभग 75 से 80 दिनों के समय है, इस समय को बिल्कुल किल नहीं करनी है। इसीलिए 11 तारीख तक क्लासेस चल रही है शाम तक, 11 को भी, जी हाँ बिल्कुल सारे, ठीक है। 12 सिर्फ दीपावली के दिन बंद की जा रही है, 13 तारीख से बैक टू बैक क्लास स्टार्ट होगी। आप आएंगे नहीं आएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे रिकॉर्डेड क्लासेस आए हैं वो चलते रहेंगे, क्योंकि मेरी धुन होती है, चलती रहेंगी, आप आए नहीं आए क्या कर रहे नहीं, उससे कोई फर्क तेजस को नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको पास होने तो आप आएंगे, आपको फेल होने तो आप नहीं आएंगे, मैं ये जानता हूँ, ठीक है। तो क्लासेस बैक टू बैक चलेंगी ही चलेंगी, तो उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो करके, जो कुछ नहीं समझते हैं पूछिए आकर के, ठीक है। हाँ, अगर कोई दिक्कत होती है उसमें, रविवार को क्लासेस लगती हैं इसमें दीपावली इस वजह से, नहीं तो अगली क्लासेस दीपावली छठ के बाद रविवार को 2 घंटे 3 घंटे बैठकर सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लेंगे। टेस्ट आप मारेंगे वहां पर परचेज करके, तो टेस्ट के क्या होंगे, सारी चीजें जो भी उसमें कोई कंफ्यूजन है उसको पूछ लेंगे, ये नहीं कि अगले दिन देख लेंगे क्या हो गया देखा जाएगा, ऐसे कुछ कभी मत करिएगा, नहीं तो क्या होंगे एग्जाम के समय पछतावे के सिवा हाथ में कुछ नहीं लगने वाला है। पीडीएफ मैंने भेज दिया, सॉल्व किए थे कि नहीं, सीडीपी सॉल्व किए थे, किस सॉल्व किए थे, पेपर 1 या पेपर 2 वाले, पेपर 1 वाले, पेपर 1 वाले सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, कोई कॉमन है ना, पेपर 1 वाले सॉल्व कर दीजिए, सबके कॉमन है, वहां से हो जाएंगे। सब लोगों ने किया है ना सॉल्व, चलिए एक बार मिलाइएगा कि क्या होता है, ठीक है। चलिए पेपर यही पीडीएफ खुला हुआ था ना, कोई दिक्कत कंफ्यूजन नहीं ना। 4 to 5 पढ़िए सीडीपी। आज पेपर 1 के जो क्वेश्चंस आए हैं 2023 में उनको सॉल्व किया जा रहा है, देखिए क्या क्या आपने सॉल्व किया है और क्या उसकी सही आंसर्स होने चाहिए। क्या हुआ, बड़ी चिंता में आ गए हैं जो, ये रहा आपका, ये है ना पेपर 1 ही है ना, पेपर 2 वाला, ये पेपर 2 वाला है, ये पेपर 2 वाला है, पेपर 1 वाला है सर, पेपर 1 वाले यही है नहीं सर, पेपर 2 लिखे हुए हैं उसके, ये पेपर 2 है, तो पेपर 2 भी किए आप लोग, पेपर 2 ही करवा देते, हाँ ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, जो जो आपको बढ़िया लगे भाई, आपका विषय है आप जानिए, ठीक है, हाँ आपके विषय है आप जानिए, ठीक, धन्यवाद जी। बोर्ड पर अच्छा दोनों करवा देंगे, दोनों में सेम ही पैटर्न, मतलब सेम पैटर्न से क्वेश्चन आता है, सारा चीज खाली थोड़ा। अच्छा आप लोग कैसा पेपर 1 2 पेपर क्या रात हो जाएगा, टाइम कितना हो गया एसएसटी है आप 4:44 बहुत टाइम है। अपना इंट्रोडक्शन हम बाद में दे देंगे, ठीक, पहले हम क्वेश्चन ही करवाते हैं। क्वेश्चन है, आप लोग इसका पहले देखो पढ़ देते हैं हम, शिक्षकों को, ये पेपर 2 का है, आप लोग के पास पीडीएफ है, खोल लीजिए अगर है तो, क्वेश्चन का आंसर करके देखिएगा। यह अभी कथन और कारण वाला है, कह रहा है शिक्षकों को विद्यार्थियों की विशेष जाति समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंस बात कर रहे हैं। कारण को हमेशा क्योंकि करके क्वेश्चन बनाइएगा, जब भी बनाइएगा ना क्वेश्चन खुद से, तो यहाँ पे क्योंकि लगा दीजिएगा, क्योंकि शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। दोनों बात अपने आप में सही है। इसका आप लोग क्या आंसर लगाए हैं? हाँ तो सही है इसका आंसर, इसका यही आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए एक बार, इसका हो जाएगा ए और बी सही व्याख्या। देखिए क्वेश्चन में ही पता चल जाएगा आपको, क्योंकि कह रहा है शिक्षक को विद्यार्थी में विशेष जातीय समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ये सही बात है। उसके बाद है कि क्योंकि शिक्षा एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है, ये भी सही बात है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 4 आंसर, ए और बी दोनों सही है। और
आर ए की सही व्याख्या करती है। इसका सी आंसर हो जाएगा, सी में दिया हुआ है, सी में दिया तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक तो इसका मतलब ये होता है कि आप बाहरी मोटिवेशन नहीं ढूंढे, ये अंदर से आनी चाहिए। पहला ऑप्शन है कि शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना, तो ये किसी और को प्रभावित करने के लिए कर रहे हैं। सेकेंड है डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, मतलब किसी चीज को मतलब हमको डांट लगेगी इसलिए पढ़ रहे हैं, तो ये बाहरी मोटिवेशनल हो गया। फिर पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगी में भाग लेना, ये भी है कि आपको पुरस्कार मिल रहा है इसलिए आप प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं या प्राइज जीतने के लिए। और लास्ट 4 है व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, मतलब आप अपनी खुशी के लिए कर रहे थे, ये आंतरिक हो। इसका आंसर 4 हो जाएगा, सेकेंड का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद में जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। कोई भी चीज है, आप बच्चा को वातावरण प्रोवाइड कीजिए तो बच्चा अच्छे से सीखता है, जैसा वातावरण दीजिए बच्चा वैसा डेवलप करता है। ऑप्शन है कि भाषा के विकास पूरी तरह से आनुवांशिक पर निर्भर है, ये गलत बात, मतलब ये निगेटिव पॉइंट दिया हुआ है कि मतलब पूरी तरह से नहीं है, आनुवांशिकता पर निर्भर। उसके बाद ये विकास अव्यवस्थित एवं अप्रत्याशित होता है, ये भी निगेटिव है। इसमें कुछ कोडवर्ड होता है निगेटिव पॉजिटिव ढूंढने के लिए। भाषा का विकास एक संवेदनशील काल है, ये सही बात है। क्योंकि देखिए आप पढ़े होइएगा पियाजे के अनुसार, यहाँ क्या कहते हैं, कोहलबर्ग ने पियाजे इस तरह पर ज्यादा बात की क्योंकि 4 स्टेप दी है ना। ये कहा कि गोल्डन एज होता है कि बच्चा 3 से 5, आप पेडागोजी हिंदी इंग्लिश में भी पढ़िएगा कि 3 से और क्या कहते हैं 5, मतलब जो एज रहता है प्री कन्वेंशनल एज रहता है, तो उसमें बच्चा ज्यादा डेवलप करता है, ये चीज भाषा जल्दी सीखता है। आप उसको कितना भी भाषा सीख पाइएगा, वातावरण प्रोवाइड करिए, बच्चा जल्दी सीख लेता है उस चीज को। और फिर आप वही उम्र बनने के बाद 13 साल या 14 साल के बाद अगर बच्चा सीखता है तो थोड़ा टाइम लगता है उसको सीखने में। उसके बाद है इसका आंसर 3 हो जाएगा। और भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है, ये भी नहीं, इसका आंसर 3 हो जाएगा। मिला लीजिएगा आप लोग। भाषा का विकास एक संवेदनशील काल है, क्योंकि एक सही टाइम पर आप सीखिएगा तो ज्यादा बेस्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक, कहते अधिगम का मतलब लर्निंग का मतलब ही होता है कि आप सीखिए कोई चीज को। पहला है कि पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत करें और फिर उसके मौलिक रूप पर आए। सेकेंड है कि पहले अवधारणा को संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकी पर आए। थर्ड नंबर है पहले तर्क के कारण संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें, फिर विचार को सत्यापित के अवसर दे। फिर नेक्स्ट है कि पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में विद्यार्थी को पता नहीं पता है, फिर उस पर आए जो विद्यार्थी पहले से जानते। आप लोग इसका आंसर क्या दिए हैं? क्या दिए हैं? इसका आंसर देखो, आप पढ़ के देखिए कैसे दिए 3, मतलब क्यों दिए हैं 3। इसमें देखिए इस कह रहा है कि अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से कब सीखेंगे यदि शिक्षक, पहला में आप लगा के देखिए, पहले अवधारणा को उसको प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत करे फिर उसके भौतिक रूप से आए, तो ये नहीं होगा। इस बेस्ट आंसर उसमें चूज कीजिए। ये भी पॉजिटिव बात है, लेकिन ये इससे अच्छे पहले अवधारणा को संपूर्ण रूप से परिचय दे, पहले किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन दीजिएगा और फिर उसकी बारीकी पर आइएगा, मतलब फिर इंट्रोडक्शन दीजिएगा उसके बाद उसको समझाइएगा, तो ये बेस्ट, इसका आंसर हो जाएगा 4 का 2। सीटेट इसी को आंसर माना है सही। उसके बाद देखिए पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणा पर चर्चा करें, पहले बच्चा को इंट्रोडक्शन देंगे, ज्यादा बेस्ट ऑप्शन इसमें ये लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी को अधिसंज्ञान, ये आप लोग तो पढ़े होंगे, मेटाकॉग्निटिव स्किल कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? कहता है एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? पहला है विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करना, ये बाहर ढूंढ रहा है। सेकेंड है विद्यार्थी को याद करने के लिए पाठ सोपान, निगेटिव में याद, सीटेट में याद करना निगेटिव वर्ड माना जाता है, आप याद पे नहीं जोर दे सकते हैं, आप पे लागू होता है लेकिन बच्चे पे लागू नहीं होता है। विद्यार्थियों को याद करने के लिए पाठ सोपान और उनके पाठ्य पुस्तक से जानकारी को दोहराने के लिए प्रोत्साहित करना। उसके बाद विद्यार्थी को सभी सीखे गए कार्यों के लिए विस्तृत निर्देश प्रदान करना। उसके बाद विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम का चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। इसका दिए हैं 5 का, हाँ इसका 4 आंसर बेस्ट है, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग कहता ही है कि बच्चा को आप प्रोत्साहन कीजिए और बच्चा खुद से सीखे, ज्यादा अच्छा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, और आजकल ये ज्यादा दे रहा है क्वेश्चन, मतलब अभिकथन और कारक वाला, इसमें हमेशा क्योंकि लगा के बनाइएगा। क्वेश्चन है, शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थी को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरण और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। मतलब दो तरह का, एक होता है कि आप बुक्स के अनुसार कोई भी चीज को एग्जाम्पल दीजिए, एक होता है वातावरण से रिलेट करके दीजिए, दोनों की ज्ञान होनी चाहिए। उसके बाद क्योंकि उदाहरण के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थी को भ्रमित करता है। तो भ्रमित एक निगेटिव वर्ड है, ये बच्चा को भ्रमित क्यों करेगा? आप वातावरण से लेके एग्जाम्पल दे रहे हैं तो सही बात है कि मतलब दोनों तरह का आप ले रहे हैं, एक तो बुक के अनुसार ले रहे हैं एग्जाम्पल, एक क्या कहते हैं वातावरण के अकॉर्डिंग ले रहे हैं ताकि बच्चा समझ जाए। तो यहाँ पर पहला सही हो जाएगा और दूसरा गलत। आप लोग नहीं होगा इसका हो जाएगा नहीं, सेकेंड नंबर सही नहीं, ए सही है और आर गलत है। देखिए कड़ा उदाहरण के बारे में सोच, इसका हो जाएगा फर्स्ट। आप एक बार पढ़ के देखिए क्वेश्चन को, एक बार पढ़ के देखिए, एक बार पढ़ के देखिए आप लोग। मेरे पास अगर मान लीजिए आपको हम वातावरण से रिलेटेड करके देंगे कुछ ही, तो आपको भ्रमित कर देगा। हाँ तब पॉजिटिव रहता, अब है तो आप उसको लेके चलेंगे ना, इसका यही होगा। ठीक है, आप लोग सही कर देख लीजिए एक बार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा कि कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, इसके लिए पहले क्वेश्चन करवा रहे हैं सीडीपी का, और सेम पैटर्न है 1 to 5 में। आपको ये लग रहा है ना क्वेश्चन, आपको कभी कभी आपको ये रिपीट क्वेश्चन दिख जाएगा। 1 to 5 में भी यही सेम क्वेश्चन है। गार्डन से उसमें भी पूछता है, पियाजे वाइगोत्स्की, सारा चीज कॉन्सेप्ट वही है, तो वही क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माध्यमिक कक्षा में अभिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण डैश पर केंद्रित होता है। पहला है सजा और शर्मिंदगी के डर, सेकेंड है प्रतिस्पर्धी लोकाचार, थर्ड है अनुबंधन और पुनर्बलन, और डी है सहकारी अधिगम। आप लोग क्या दिए इसका आंसर दीजिएगा, अभी बना के देखिए इसको, क्या आंसर दीजिएगा, बेस्ट कौन ऑप्शन रहेगा इसमें? हाँ नहीं सही है, कितना हो, कौन होगा? इसका हो जाएगा 4 आंसर। देखिए हाँ 4 हो जाएगा, क्योंकि माध्यमिक कक्षा में अधिगम के लिए करा। देखिए सजा और शर्मिंदगी के डर ये तो होगा नहीं, क्योंकि नहीं, प्रतिस्पर्धा की बात भी नहीं कहा है, क्योंकि सीडेड में 2-4 बात है कि प्रतिस्पर्धा किसी नहीं करना है, याद नहीं करना है, कुछ कुछ निगेटिव वर्ड है। अनुबंधन और पुनर्बलन कहता है कंडीशनिंग एंड रीइंफोर्समेंट, ये भी नहीं। सबसे बेस्ट आंसर देखिए कोऑपरेटिव लर्निंग है, मतलब सहकारिता के अनुसार आप क्या ग्रुप में सिखाए बच्चा को ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद है जटिल समस्याओं से जूझ रहे हैं अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए एक शिक्षक किस प्रकार की मदद कर सकता है? उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। सेकेंड है उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने में हतोत्साहित करना, ये भी निगेटिव वर्ड है। इसे उत्तर प्रदान करना, तो बच्चा के देखिए आपको सीटेट में काम ही है, मतलब कहने का मतलब टीचर बनिएगा तो बच्चा को आप क्रिएटिव बनाइए, ज्यादा से ज्यादा बात सोच सके। डायरेक्ट उत्तर दे दीजिएगा तो बच्चा को, मान लीजिए आपको मैथ सॉल्व करके हर रोज दे देंगे, समझाएंगे नहीं, कॉन्सेप्ट तो दोबारा बना पाइएगा नहीं बना पाइएगा। कहता है कि उसमें उत्तर प्रदान करने। 4 है उससे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे। इसका कौन आंसर ज्यादा अच्छा रहेगा? हाँ इसका फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद है बोध आधारित शिक्षण, मतलब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग को अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि, मतलब अब उस पर आपको पढ़ना है। उसके बाद शिक्षार्थी को क्षमता और आवश्यकता विविध है जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता। सेकेंड है ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान करने के लिए शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षार्थी कम जानते हैं और शिक्षण में विद्यार्थियों के लिए तथ्यों को प्रसारण शामिल है। और 4 है शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता और शिक्षक के पास सही ज्ञान है। इसका आंसर क्या दिए? आप लोग क्या आंसर दिए इसका? आप लोग नहीं बनाए हैं? पेपर 2 पीडीएफ है आपके पास, देखिए उसमें आंसर क्या दीजिएगा। मान लीजिए अभी आप टेस्ट ही दे रहे हैं तो इसका आंसर क्या दीजिएगा? कुछ तो सोचिए, मतलब हो सकता है ना कि आप दीजिएगा, नहीं क्वेश्चन किए हैं फिर भी। हाँ सही है। नेक्स्ट करते हैं, आप लोग आंसर दीजिएगा, यहीं पर समझ के दे दीजिए, ठीक। जहां पर समझने में दिक्कत हो पूछिएगा। उसके बाद है वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य, डिस्लेक्सिया एक चैप्टर ही है पूरा कि मतलब डिस्लेक्सिया के बारे में बोल रहा है, प्रॉब्लम है कि बच्चा सही से नहीं पढ़ पाता है। वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना
को पढ़ना सिखाया जा सकता है। आप उसको कैसे पढ़ा सकते हैं? पहला है कि उन्हें कई विकरणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करें। सेकेंड है सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड के उपयोग के माध्यम से। थर्ड है प्रणालीगत ध्वन्यात्मक, मतलब साउंड की बात कर रहा है, प्रशिक्षण के माध्यम से। और फोर है उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके। सभी को बोलिए, बोलिए ना सभी को, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए आपके पास इस तरह का कोई बच्चा आता है पढ़ने के लिए, तो आप उसको कैसे पढ़ाइएगा? मान लीजिए आप ही के पास गया, मान लीजिए कोई भी बच्चा, सबको बच्चा को पढ़ाते हुएगा, तो कैसे पढ़ाइएगा? उसे कई विकर्ष और अध्ययन करने के प्रोत्साहित करके आप उसको क्या प्रोत्साहित कर सकते हैं? प्रोत्साहित मानते हैं पॉजिटिव वर्ड है। सेकेंड है, देखिए, सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने और सख्त दंड तो ये तो सेकेंड नंबर तो वैसे भी निगेटिव हुआ। देखिए अब फोर्थ नंबर में क्या है? उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ। जो बच्चा डिस्लेक्सिया से संबंधित है उसको हम उच्च ग्रेड का तो नहीं दे सकते हैं। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। अगर बच्चा को हम सही ढंग से बोल के सिखाने और सही ढंग से, इसका हो जाएगा थर्ड आंसर। अच्छा, सिस्टमेटिक ढंग से, मतलब एक तरह का आवाज बच्चा को देंगे तो सीख जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इससे भी क्वेश्चन आया है, नोट करिएगा। क्या आप लोग तो टॉपिक पता ही होगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। अगर किस का पहला अटेम्प्ट, मतलब पहली बार सीटेट एग्जाम दीजिएगा, कौन सा? अच्छा, इसे आप किस, एक बार आप अच्छा, लेकिन उसमें हम लोग नहीं लगा बीएड वाला। हाँ अच्छा ठीक है, आप कभी दिए हैं कि नहीं? अच्छा एक बार, ठीक है, नहीं अच्छा है, कम से कम रहना चाहिए, कम से कम तो। अच्छा अच्छा, हाँ हम भी फर्स्ट अटेम्प्ट ही दिए थे अपने लाइफ में, मतलब तो उसमें हम दोनों पेपर क्लियर कर लिए थे, 100+ दोनों में नंबर था। और क्या कहते हैं, बीपीएससी एग्जाम हम भी दिए थे, क्वालिफाई किए थे, नहीं दिया, 6 to 8 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं? करा कि प्रतिभाशाली बच्चा और नॉर्मल बच्चा में क्या डिफरेंस है? पहला है कि समझ में अग्रगति का गहनता, मतलब वो जल्दी समझ जाता, जल्दी ही कुछ बात को सीखने में तेज गति, जल्दी से सीखता भी है। थर्ड है समझ के लिए दूसरे पर अधिक निर्भर रहता, मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आता, दूसरा कुछ समझाएगा। और डी नंबर है शारीरिक विकास को की तेज गति। तो पहला है ABC, सेकेंड है BCD, और थर्ड है AB, और फोर्थ है BC। तो क्या होगा इसमें? प्रतिभाशाली बच्चा की बात कर रहा है। देखिए सही है, आप लोग बोलिए क्या होगा? ये भी सेम है ना पैटर्न कि चेंज है? आप एग्जाम दिए तो आपको पता होगा क्या, सेम चीज है ना? ठीक, अगला है श्रवण बाधित, मतलब सुनाई नहीं देता है, वही ना? यही श्रवण बाधित, मतलब देखिए डिस्लेक्सिया मतलब एक हो गया ना, विकार से 2 क्वेश्चन। श्रवण बाधित के संदर्भ में क्या कहते हैं, संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब जो बच्चा नहीं सुने के बारे में कौन सा बात सही है? श्रवण बाधित बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। सेकेंड है बच्चे के पास तेज आवाज करके बच्चे को सुनने की अक्षमता का विश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया जा सकता है। थर्ड है श्रवण बाधित हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है। और 4 नंबर है सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। इसका आंसर क्या दीजिएगा आप लोग, एक बार पढ़ के देखिए। हाँ दीजिए अपना अपना, जरूरी नहीं है बगल वाले का आंसर सुन के अपना आंसर दे दीजिएगा, अपना अपना दीजिए। हाँ अच्छा देखिए, आप 4 बोले हैं ना कोई, अच्छा आप 2 भी बोले हैं। सभी श्रवण बाधित बच्चे को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी ये काम नहीं भी करता। इसका आप क्वेश्चन क्या पूछा सो देखिए, श्रवण बाधित के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो देखिए इसमें सबसे बेस्ट आंसर आपको 1 लगेगा। देखिए सेकेंड नंबर में देखिए क्या कर रहा है कि बच्चे के पास तेज आवाज करके बच्चे को सुनने की अक्षमता को विश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया जा सकता है। ये गलत बात है, आपको पहचान करने के लिए कर रहा है। उसके बाद श्रवण बाधित बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। इसका बेस्ट आंसर यही दिया है। हाँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये दिया है चैप्टर से, इंक्लूजन है। समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षा डैश के समान है जबकि डैश से वे भिन्न है। मतलब किसी के समान है। समावेशन के संदर्भ में समावेशन पढ़े हुए कि सभी बच्चा को एक साथ में एजुकेशन देना है, और पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षा डैश में समान है जबकि डैश में भिन्न है। पहला है संवर्धन गतिवर्धन, सेकेंड है गतिवर्धन संवर्धन, थर्ड है समायोजन संशोधन, और फोर्थ है संशोधन समायोजन। हाँ देखिए ना, कोई बात नहीं, 1 मिनट टाइम रहता है ना सभी के पास। इसमें बैठा के देखिए किसके समान लग रहा है आपको, किसके भिन्न। इंग्लिश में बोले तो एकोमोडेशन है, मोडिफिकेशन एकोमोडेशन है, एरिचमेंट और एसिलरेशन है, एसिलरेशन और एरिचमेंट है। किसके समान हो सकता है, किसके भिन्न है? भिन्न में है, मतलब अलग है। वही ना हुआ, इन द कॉन्टेक्स्ट इन इंक्लूसिव करिकुलम लर्निंग एक्सपेक्टेशन इन द सेम ऑफ विल इज दैट इज डिफरेंट। बोल दे आंसर। हाँ 3 होगा इसका। इसका हो जाएगा, देखिए समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षा समायोजन, ये ब्याजे इस तरह का बात भी किए हैं। हाँ, जबकि वे संशोधन से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनावादी से, देखिए कंस्ट्रक्टिविस्ट से भी क्वेश्चन आ गया। संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको ये सोचना कि मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट के अनुसार ये कौन सा गलत है। ज्ञान व्यक्ति परक है। सेकेंड है प्रभावी अधिगम सुरक्षित करने के लिए शिक्षार्थी को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। नहीं के बारे में पूछा है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे हमेशा ध्यान दीजिएगा, हमको तो पता ही नहीं चल रहा यहाँ पे है ना। देखिए नहीं आंसर दिया है तो नहीं में ही आंसर ढूंढना है और निगेटिव भी ढूंढना है। उसके बाद कहता है ज्ञान बहुलवादी और बहुविध है और शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं। नहीं में आंसर देना है। आपको कौन चीज निगेटिव लग रहा है? पढ़ के देख, पढ़ एक बार जोर से, कोई पढ़ के देखिए तो, कोई पढ़िए, आप ही पढ़िए जोर से एक बार। पहला नंबर क्या है? हाँ सुनाई दे आपके पीछे क्लास के बच्चे को भी। देखिए यहाँ पर आपको निगेटिव कह रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए ये आपको निगेटिव नहीं लग रहा है, कह रहा है कि प्रभावी अधिगम, मतलब आप अधिगम को प्रभाव देना चाहते हैं, सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थी को बाहरी रूप से प्रेरित करने के लिए आवश्यकता है, जबकि आंतरिक रूप से रहना चाहिए। हाँ तो इसका हो जाएगा सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी, देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ ना, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी का कैसा रहता है? अधिक प्रश्न नहीं पूछते और बिन हमारे शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं। अच्छा उस रोज बताए हुए तो ठीक है। हमारे जो कुछ चीज लिखनी है आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। हटानी है, ऐसे हटा कर तब फिर लिख सकते हैं। उधर से भी इधर से। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी पूछ रहा है, पहला है कि अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, नेगेटिव है कि पॉजिटिव बात है ये? बोलिए तो, 1 मिनट कोई। हाँ निगेटिव है तो उसको साइड करके चलेंगे। उसके बाद शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, प्रभावित बच्चा तो पूछता ही है, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, क्लास में भी डिस्कशन करता है, कोशिश करता है, बाकी नहीं पढ़ने वाला मारपीट सब करता है, स्वयं से प्रश्न पूछते हैं, खुद से भी प्रश्न पूछ के देखता है। अब इसमें से बताए ये जहां जहां उसको आपने ये तो एक ही जगह पर, इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा BCD। BC। अब अच्छा क्या कहते हैं, डी क्यों छोड़ दिए? बी और सी तो हुआ, तो फिर डी क्यों नहीं होगा? प्रतिभाशाली कर रहा है, इसका IQ लेवल 120 होगा लगभग। हाँ स्वयं से। हाँ क्योंकि बच्चा कोशिश करता है ना, ज्यादा पर दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता है, कोशिश करता है कि हम खुद से कोई भी चीज करके देखें।
देखिए बुद्धि से हार्वर्ड गार्डनर से हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन रहेगा, 2-3 गो रहेगा। हार्वर्ड गार्डनर का 8 सिद्धांत वैसे भी है, सबको याद ही नहीं याद होगा, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन है कि बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता को सम्मानपूर्वक विचार का समर्थन करता है? पहला है कि बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती। सेकेंड है बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण की एकमात्र साधन है। थर्ड है बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। फोर है बुद्धि आनुवांशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती। बताइए आंसर क्या होगा इसका, पढ़िए ना उधर। हाँ, देखिए हार्वर्ड गार्डनर का हम आपको हिंट्स दे दिए हैं पहले ही, तो आप लोगों को वैसे भी पता होगा कि मतलब इसमें कौन बात हो सकती है। क्योंकि देखिए बी ने सब एक कारक दिया था, एक्सपेरिमेंट 2 कारक दिया था, तो उस सबको तो सबसे ज्यादा प्रभावी रहा हार्वर्ड गार्डनर का। इसमें आप देख भी सकते हैं कि इसका कोई लाइन है यहाँ पे लिखा हुआ। हाँ, क्योंकि बहुआयामी है, इसका मतलब है कि 2 से ज्यादा है या 3 से ज्यादा। हाँ, इसीलिए इसका हो जाएगा बुद्धि बहुआयामी और समय के साथ बदल सकती है। ऐसा नहीं है कि आज जो बच्चा ज्यादा भूसकोल है, मतलब कहने का मतलब उसका माइंड उतना नहीं, आगे चल के नहीं चलेगा। आप देखिएगा जनरली गांव घर में भी या कहीं भी देखिएगा कि शुरू में सुस्त था पढ़ने में, फिर बाद में वो मेहनत का 3rd डिवीजन मैट्रिक इंटर में फेल बचा भी IAS ऑफिसर बन जाता है ना। तो कहीं ना कहीं बाद का उसका माइंड काम किया, मतलब बाद में वो मेहनत किया, जैसा मेहनत करता वैसा काम आता। कभी कभी टॉपर बच्चा को भी देखिएगा जॉब नहीं निकल पाता उससे, ये होता है। अगला क्वेश्चन है, ये जेंडर से क्वेश्चन है, ये सब टॉपिक है आपके सिलेबस में। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डैश कहा जाता है, उन्हें डैश सीखा जाता है। पहला है कि जेंडर भूमिका कहा जाता है और बाल्यावस्था की सभी अवस्था से लेकर वयस्कता तक, मतलब एडल्ट तक। सेकेंड है जेंडर रूढ़िवादिता है और केवल मध्य बाल्यावस्था के दौरान होता है। नेगेटिव पॉइंट पकड़ते रहिएगा। जेंडर पूर्वाग्रह है मुख्य रूप से प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान। 4 नंबर है जेंडर स्थिरता प्रारंभ में किशोरावस्था के दौरान है। इसमें आप लोग लगा के देखिए तो, हाँ देखिए लगा के। लेकिन अपेक्षा तो पॉजिटिव वर्ड है ना, उपेक्षा ना नेगेटिव वर्ड। हाँ, आप इसमें मिला के देखिए ना, आपसे क्वेश्चन क्या किया है। देखिए आप निगेटिव पॉजिटिव वर्ड तो है ही यहाँ पे। क्वेश्चन पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डैश कहा जाता है, आप उसको क्या कहते हैं। और उसके बाद है कि कहा जाता है और इन्हें डैश सीखा जाता है, उससे आप क्या सीखते हैं। इसमें आप बिठा के देखिए वहां पे खाली स्थान पे। इसका हो जाएगा पहला नंबर। देखिए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को जेंडर भूमिका कहा जाता है, इन्हें बाल्यावस्था के सभी अवस्था से लेकर वयस्कता तक भी रहती है। क्योंकि देखिए यहाँ पर कहा जाएगा केवल निगेटिव वर्ड है, और क्या कहते हैं मध्य, क्या जेंडर वाइज सिर्फ मध्य अवस्था में रहता है, ऐसा कभी नहीं रहता। फिर कहता है जेंडर पूर्वाग्रह है और मुख्य रूप से प्रारंभिक, ऐसा भी नहीं है कि जेंडर वाइज क्या पूर्वाग्रह बाल्यावस्था में तो रहता भी नहीं, बच्चा लोग तो उतना समझता भी नहीं। फिर कहता है जेंडर स्थिरता है प्रारंभ में किशोरावस्था के दौरान, ये निगेटिव सबसे बेस्ट आंसर आपको 1 लगेगा। उसके बाद है लॉरेंस के अनुसार, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार आप लोगों को किसी को पता है कितना स्टेप दिए थे? और क्या कहते हैं, और उसका स्टेप कितना, 3 तो हो गया उसका पार्ट, और स्टेप 6, 3 याद है किसी को? किसी को नहीं याद है? किसी को याद है बोलिए। प्री कॉन्वेंशनल, कॉन्वेंशनल और क्या कहते हैं पोस्ट कॉन्वेंशनल। प्री, ये चार से। और ये आपको क्या लगता है लॉरेंस कोहलबर्ग जो बात कही है, आप लोग जो पढ़े होइएगा, क्या कहते हैं पूर्व नैतिकता या परंपरागत जो कही उसमें, क्या आपको लगता है कि किसी लड़की को देख के नहीं किया है, सिर्फ लड़का को देख के ये एनालिसिस किया है? क्योंकि इससे 2 बार हम 2-3 बार क्वेश्चन देखिए, ये पूछता है ये बात कि ये सिर्फ पुरुष को देख के अपना नियम बनाया है, मतलब हाँ इसीलिए कर रहे हैं। एक सेम क्वेश्चन आपको 1 to 5 में हम दिखा देंगे। इस बार ही जिस समय में ये एग्जाम हुआ था 20 अगस्त को, उसी में ये पूछा हुआ है कि लॉरेंस कोहलबर्ग में क्यों इसको क्या नारीवाद नहीं था। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना केरल गिलिगन के द्वारा क्यों किया गया था? पहला है कि नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की अपेक्षा करने के लिए की गई थी। सेकेंड है नैतिक विकास के लिए एक चरण सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए की गई थी। थर्ड है वास्तविक जीवन की स्थिति के माध्यम से तथ्यों को एकत्र करने के लिए की गई थी। और 4 है विश्लेषण के मात्रात्मक तरीकों से लागू नहीं करने के लिए की गई थी। अब बताइए आंसर क्या होगा इसका? हाँ, क्योंकि देखिए
लॉरेंस कोहलबर्ग में इसका सिद्धांत है, मतलब ये मतलब कर रहा है जेंडर वाइज किया, ये पुरुष को ही देख के ये नियम बनाया है। और इसीलिए क्या कहते हैं, केरल गिगिन ने इसका विरोध किया कि नहीं, आपने नारी पे बात ये किया ही नहीं है, आप जो भी डेवलपमेंट बनाए हैं। हाँ, तो ये कह रहा है कि नैतिक तरह से देखिए, वो जो लास्ट वाला जो होता है कि जिसमें अपना बच्चा नियम मान लेता, अगर क्या गलत है क्या सही निर्णय ले लेता है, तो कहीं ना कहीं ज्यादातर उसमें लड़का ही इन्वॉल्व रहता है। उसके बाद है देखिए क्वेश्चन फिर से आया, ये तो सर बुद्धि से 2 गो आ गया, मतलब इंटेलिजेंस। देखिए, निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि एक वैकल्पिक सिद्धांत को प्रस्तावित किया? कह रहा है कि नहीं, पहले जो बीने, सब बीने का नाम बहुत फेमस था क्योंकि वो एक कारक सिद्धांत ही दिया था, उसके बाद एक्सपेरिमेंट 2 2 कारक सिद्धांत दिया था। तो सबसे बाद में जाके पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही बुद्धि है सबका, 2 भी बुद्धि है, बहुत आयामी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। इसमें निम्नलिखित में से किस सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि को एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? एक है जीन पियाजे, सेकंड है तो जीन पियाजे है, सेकंड है वाइगोत्स्की, थर्ड है चार्ल्स स्पीयरमैन और फोर्थ है हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर, इसका क्या हो जाएगा? हावर्ड गार्डनर ही हो जाएगा। जीन पियाजे तो इस बुद्धि में ऐसे भी नहीं है, लेव वाइगोत्स्की भी नहीं है, चार्ल्स स्पीयरमैन तो है। समावेशी शिक्षा से देखिए फिर दूसरा क्वेश्चन ये है, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? पहला है कि सभी शिक्षार्थियों के लिए मानदंड मानक पाठ्यचर्या। सेकेंड है विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यवसायिक शिक्षा का प्रावधान। थर्ड है व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। और 4 नंबर है विद्यार्थियों की उनकी योग्यता के आधार पर पृथकीकरण और वर्गीकरण करना। क्या होगा, दीजिए आंसर। कैसा आप रखिएगा, मान लीजिए आप ही का ये समावेशी स्कूल, मतलब आप स्कूल में गए, समावेशी शिक्षा देना है, तो आपके पास सब तरह का बच्चा है, आप क्या कीजिए, कैसा सिलेबस आप रखिएगा? मतलब ऐसा सिलेबस देखिए, अपने ही लोग जो पढ़े थे जिस समय 10th किए थे, 11th 12th में जो भी क्लास अपने लोग पढ़े, तो उसमें क्या होता है कि मॉडरेट बच्चा के रख के रखा जाता है। अगर मतलब मीडियम बच्चा, अगर जनरल जो बच्चा है उस अनुसार सिलेबस बनता है। अगर उसमें उस बच्चा उसको ज्यादा नंबर आता है, जैसे 60+ आता है तो कहते हैं ना फर्स्ट डिवीजन आया, 60 से कम आया है तो कहते हैं ना कि ये बच्चा को कम नंबर आया, और 60 है तो कहते हैं सामान्य है, मतलब बच्चा न तेज पढ़ने में न भूसकोल है। तो कह रहा है कि आप अगर समावेशी शिक्षा दीजिएगा तो सिलेबस को कैसा रखिएगा? यहाँ पर है देखिए, पहला है कि क्या बोले आंसर आप लोग बोले कि एक बार देख लीजिए, तो जल्दी देखिए। बांटना नहीं है, किसी को अलग हम नहीं कर सकते हैं, नहीं कह भी नहीं सकते क्लास में कि तुम्हारे पास कम दिमाग है इसके पास ज्यादा दिमाग है, या तुम बेसी समझ में आता है उसको कम समझ में आता है, ये नहीं ना कह सकते हैं। तो फिर बच्चा होता ही होता जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। देखिए जल्दी, क्यों होगा? आप बोले हम कि आप पृथक नहीं कर सकते हैं, योग्यता के आधार पर किसी को आप कैसे बांट दीजिएगा? आप समावेशी शिक्षा दे रहे हैं, उसमें सभी इंक्लूड रहना चाहिए। हाँ, 3 नंबर बेस्ट आंसर है। देखिए कह रहा है क्या, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या को लचीला। हम जानते हैं क्या मतलब विभिन्नता है मेरे क्लास में, फिर भी हम क्या करेंगे, सिलेबस को ऐसा रखेंगे ताकि बच्चा जो बच्चा तेज है वो ज्यादा जल्दी समझ जाए, हमको कोई मतलब नहीं, जो कमजोर बच्चा वो भी समझ जाए, सभी बच्चा समझ सके कम से कम, इसका ये हो जाएगा, मतलब 3rd नंबर। उसके बाद है 21 संरचनात्मक चिंतन। इसका मतलब ही आप लोग जानते हैं इंग्लिश, क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें बच्चा थोड़ा दिमाग लगाए, क्या करना नहीं करना है, सोच विचार करे, क्यों हुआ नहीं हुआ, बना बनाए आंसर नहीं रहना चाहिए। उसके बाद है समालोचनात्मक चिंतन के परिणाम, समालोचनात्मक चिंतन के प्रमाण की क्या भूमिका होती है? पहला है प्रमाण के तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। सेकेंड है समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है। थर्ड है व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की अपेक्षा की जानी चाहिए। और 4 नंबर है प्रमाण को बिना विश्लेषण को स्वीकार किया जाना चाहिए। बताइए क्या होगा? पर्सनल ओपिनियन का फेवर कीजिए, इग्नोर कर रहा है करने के लिए उपेक्षा। क्या लिखा है, एविडेंस शुड बी इग्नोर्ड इन फेवर ऑफ पर्सनल ओपिनियन। तो प्रश्न इग्नोर भी तो कर रहा है ना, इग्नोर कर दिया ना, कह रहा है कि व्यक्तिगत राय की पक्ष के प्रमाण की अपेक्षा की जानी चाहिए। हाँ, उपेक्षा की जानी चाहिए, तो इग्नोर है तो ये नहीं होगा। अब फिर देखिए इसे बेस्ट कौन है,
ये देखिए, एविडेंस शुड बी इवेल्यूट एंड इन ए लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक वे, ये ज्यादा अच्छा है। देखिए क्या करा, एविडेंस शुड बी इवेल्युएट इन ए लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक वे, प्रमाण के और तार्किक और सुनिश्चित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, ए दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक, देखिए कितना क्रिएटिव से क्वेश्चन है, हमको लगता है 3-4 हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन दोनों यहाँ पर कर रहा है, मतलब क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, मतलब करके भी देखे और क्रिटिकल भी हो। ऑप्शन है पहला कि पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। उसके बाद है आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानी है। थर्ड है आपके देश के नाम और मानचित्र में इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। फोर्थ नंबर है आपके शहर में पानी कहाँ से आता है। इसका क्या हो जाएगा, इसमें बच्चा किस पे सोचेगा और क्या किस पे मतलब क्रिएटिव करके भी देखेगा और क्रिटिकल सोचेगा भी। आप बताइए कि अपने देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानी है, क्या कहते हैं राजधानियां हैं, कितने राज्य और कितने राजधानियां हैं। अपने देश में कितने राज्य हैं और यूटी कितना है केंद्र शासित प्रदेश। कौन बोले 7 और 8 कौन बोले, कोई बात नहीं कोई भी बोले, 8 है अभी, ठीक। 8 कौन कौन है किसी को पता है, कौन मतलब क्या पहले कितना राज्य था, पहले कितना स्टेट था। हाँ तो कौन हट गया, नहीं जम्मू कश्मीर, देखिए जम्मू कश्मीर, हाँ तो अब 2 हो गया। और पहले दादरा नगर हवेली दमन दीप दोनों अलग अलग थे, दोनों को मिक्स कर दिया, हाँ इसीलिए ऐसा हुआ। 2019 का ही घटना है, बात है, मतलब हो गया ना क्वेश्चन। हाँ अब देखिए इसके बाद देखिए आपके देश के नाम और मानचित्र, ये सभी रटा रहता क्वेश्चन है या फिक्स है। उसके बाद आपके शहर में पानी कहाँ से आता है, ये भी है किसी को कहाँ से आता है पानी। उसके बाद निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। बच्चे में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण से भिन्नता है, ये बात सही है, क्योंकि जीन पियाजे कहते हैं कि नहीं बच्चा पहले बढ़ता है बाद में भाषा सीखता है, पहले चिंतन। ये कहते हैं वाइगोत्स्की तो पूरा समाज पे कि नहीं बच्चे पहले भाषा ही सीखते बाद में चिंतन करना चालू करते हैं। उसके बाद क्योंकि खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। इसका क्या आंसर दीजिएगा, क्या मतलब बोलिए क्या आंसर दीजिएगा इसका। दोनों बात सही है ना, सही है ना। देखिए कह रहा है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन और पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण से भिन्नता है। सही बात है, दोनों को अलग अलग राय दिए हैं, दोनों का स्टेप भी अलग अलग है ना। उसमें जेडपी आता है और ये 4 स्टेप में बांटे हैं। और इसके बाद है कि खोज अधिगम, मतलब कोई भी चीज में बच्चा सीखता है में शिक्षक अवसर प्रदान करता है, अवसर देते हैं ना। बच्चा तो स्वयं सीखता है, कभी भी टीचर को ये नहीं करना चाहिए तो हम तुमको कर दिए हैं। बच्चा खुद सीखता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख रहता है। इसका हो जाए कि देखिए दोनों सही है अपने जगह पे, दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करती है, दोनों का बात अलग है। इसका हो जाएगा 4 नंबर, हाँ 4 ही हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 होगा इसका, देखिए ना। अच्छा बहुत बड़ा है सो जाने दो। अब है देखिए कितना ये क्वेश्चन देता है। क्वेश्चन एग्जाम में कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा कम टाइम में हम पढ़ के निकाल लें। अभी कथन ए है, मतलब इसमें कथन दिया हुआ है कि बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफी भिन्नता मौजूद होती है, क्योंकि विकासात्मक अंतर अनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं के जटिल अंतरक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। इसका क्या आंसर दीजिएगा। दोनों बात सही लग रहा है। देखिए कह क्या रहा है, बच्चे के बीच विकासात्मक दरों में काफी भिन्नता मौजूद होती है। सही बच्चा में डिफरेंस रहता है ना, ऐसा तो नहीं सही बच्चा समान रहता है। हाँ 3rd हो जाएगा इसका। इसका हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि देखिए बच्चा डिफरेंस रहता है और वातावरण पर भी डिपेंड करता है। आप जिस तरह से वातावरण प्रोवाइड कीजिएगा बच्चा उस तरह से सीखते है। उसके बाद है भाई बहन के रिश्तों, मतलब भाई बहन का कैसा रिश्ता है। 4 है माता पिता और साथियों के साथ संबंध से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था से में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं भाई बहन आपस में। सेकेंड है केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 3rd है कि सामाजिकरण में भाई बहन के रिश्ते सामाजिकरण में अधिक भूमिका नहीं है। 4 नंबर है माता पिता साथी के साथ संबंधों के समान है
और बाल्या अवस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या बेस्ट रहेगा? क्या भाई बहन का ऐसा रिश्ता है कि क्या कहते हैं बाल्यावस्था मतलब बाल्यावस्था तक ही महत्वपूर्ण रहती है, और क्या कहते हैं ये क्या कहा है सामाजिकरण में भूमिका नहीं रहती है भाई बहन का? ये तो पूरा दोनों बात निगेटिव दिया है। फोर्थ नंबर क्या कहते हैं, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान और बाल्यावस्था में सामाजिकरण महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका पहला आंसर हो जाएगा कि माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं, ये बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका आंसर यही हो जाएगा। 1 नंबर ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि बच्चा फिर अलग हो। आप लोग देख लीजिए एक बार। फोर्थ नंबर नहीं दिया हो। फोर्थ में कहा है कि माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान है और बाल्यावस्था में सामाजिकरण की सेम क्यों है? तो हाँ तो है ना, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में भाई बहन के रिश्तों, क्या माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान है? मतलब आपका भाई बहन के साथ जैसा रिश्ता है, क्या माता पिता और फ्रेंड के साथ सेम रिश्ता है? सो कर रहा है। हाँ तो यहाँ पर तो सही बात है ना, कह रहा है कि भाई बहन का जो रिश्ता है माता पिता और साथियों से भिन्न है ना, भिन्न। माँ बाप के साथ जैसे रहते हैं फ्रेंड के साथ, उसे भाई बहन के साथ नहीं ना रहते हैं। उसके बाद कर रहा है यहाँ पर देखिए, तो माता पिता और साथियों के संबंधों के साथ समान है, तो समान तो नहीं रह पाता है, दोनों में डिफरेंस रहता है, इसीलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। देखिए कितना माइनर मिस्टेक दिया हुआ है, मतलब इंसान को। हाँ लेकिन लोग पढ़ेगा तो पहला बार में नहीं पता चलेगा, लगेगा कि सेम ही कहीं तो नहीं है। हाँ हाँ। उसके बाद है महारत, मतलब आप किसी भी चीज में निपुण होना चाहते हैं, मतलब प्रैक्टिस से ही होता है या कोई भी चीज से। कहता है महारत लक्ष्य और प्रदर्शन नहीं, यहाँ पर लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य, एक होता है कि आप खुद के लिए करते हैं और एक होता है कि दिखाने के लिए। प्रदर्शन का मतलब होगा कि हम दूसरे के नजर में कैसा मेरा गोल है सो। महारत का मतलब होता है कि हम अपने खुशी के लिए हम क्या चाहते हैं उसके लिए में क्या अंतर हो सकता है। तो कहता है महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन और मान्यता प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। सेकंड है महारत लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं। थर्ड नंबर है महारत लक्ष्य में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य खुद के कौशल कार्य में समझ में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। और फोर्थ नंबर है महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार के लिए केंद्रित होते हैं, और जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने और बाहरी पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए केंद्रित होते हैं। आप लोग खुद एक बार पढ़ के देखिए तब समझ में आएगा। आप लोग को हम एनिमेट कर देते हैं, पहला नंबर और 4 नंबर पढ़ के देखिए, इसमें आपको कौन बेस्ट लग रहा है, क्योंकि बड़ा है थोड़ा पढ़ने में टाइम लगेगा इसीलिए। क्योंकि ये आपका आंतरिक लक्ष्य है, आप अपने लिए कर रहे हैं। सेकंड है कि आप बाहरी के लिए कर रहे हैं, दूसरे के लिए। देखिए और पढ़िए अच्छे से। वैसे सही है। हाँ क्योंकि देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है कि महारत लक्ष्य मतलब आप जो निपुणता चाहते हैं अपने अंदर, अपने कौशल और कार्य की समझ के सुधार के साथ केंद्रित होते हैं। मतलब हम खुद चाहते डेवलप करें तब ना हो रहा है ये चीज। जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड चाहता है ना लोग कि दूसरे को दिखाने के लिए हमको ग्रेड लेना है, बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4 ही क्वेश्चन है। अब है निम्नलिखित में से कौन से, देखिए प्याजे से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी प्याजे मतलब कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पूछ लिया था, अब थोड़ा लेंदी क्वेश्चन पूछता है। निम्नलिखित में से कौन से प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है, मतलब उस बात को ये नहीं लिए हैं, कौन सी बात को नहीं लिया है। वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है। सेकेंड है वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारणों की भूमिका को ध्यान नहीं रखता। थर्ड नंबर है वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में नहीं रखता। इसमें से किस पे बात नहीं किया, दूसरा कोई काम करके चला गया है। नहीं ये कह रहा है कि मतलब पियाजे जो दिए हैं ना 4 स्टेप दिए हैं, तो उसमें ये किस बात को नहीं लिया है, जो अपना सिद्धांत दिए तो उसमें किस बात को नहीं लिया है, सो पूछ रहा। क्योंकि देखिए इस पे वाइगोत्स्की ने बात किए हैं, आइए इस बात पे नकार ही दिए हैं कि कुछ नहीं। फिर देखिए पियाजे का क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार गुणात्मक जो क्वालिटी होती है के रूप में 4 विभिन्न अवस्था है। 4 अवस्था दिए हैं ना। एज पता है किसी को? 4 अवस्था की एज क्या क्या है, स्टेप कौन कौन है, नाम कहां से स्टार्ट होती है, बोलिए कोई।
कहाँ? हाँ बोलिए ना। हाँ। एज हम 4 बता देते हैं। देखिए 0 से 2 होता है, 2 से 7, 7 से कहाँ है 11 या 9? हाँ 11 से एडल्ट मतलब वहां तक रहता है 13 तक। उसमें 4 स्टेप दिया है। सेंसरी मोटर स्टेज दिया है, दिया है ना, कॉन्क्रीट दिया है, पोस्ट कंक्रीट दिया है, उसके बाद फॉर्मल दिया हुआ है। उसके बाद है, हाँ इसमें देखिए चारों आप लोग खुद पढ़ के एक बार देखिए इसमें कौन सी बात कर रहा है। पहला है कि दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती है। सेकेंड है बच्चों में जेनेटिक कोड पर निर्भर होता है। थर्ड है बच्चों में विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। और फोर्थ है उदाहरण देकर समझाती है बच्चे के मन लघु वयस्क मन होता है। इसका क्या होगा? किस पे बात किए हैं पियाजे जी ने? 4 स्टेप जो दिए हैं। थर्ड नंबर इसमें हो जाएगा बच्चों के विकास में सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत इजी है ये तो सबको पता ही होगा। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास, कभी कभी ऐसा इजी क्वेश्चन दे भी देता है, प्रकृति में असंतत है, सीधे परिपक्व से परिणाम में होता है, सीधे सामाजिक संपर्क से परिणाम से होता है, और फोर्थ है आनुवांशिकी प्रोग्रामिंग का खुलासा है। तो वाइगोत्स्की की बात है तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। इसका थर्ड हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है कि प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका हैं, उनके क्षेत्रों में कैरियर की चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर की बात कर रहा है, एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करते। क्यों कर रहा है? रूढ़िवादिता को खत्म करने के लिए कि अब ऐसा कुछ बात नहीं है। उसके बाद है क्योंकि लैंगिक अंतर जन्मजात है, कहता है कि जो भी जेंडर है अंतर जो भी है जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। इसका क्या हो जाएगा? कौन पॉजिटिव है? हाँ अभिग्रहित का मतलब बता ही देते हैं। आप उसको नहीं कर सकते हैं, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कहते हैं नॉट एक्यूरेट, उसको नहीं मानते हैं। इसका ए सही हो जाएगा और बी गलत हो जाएगा। रहने दे। अच्छा चाय कह देते हम, चाय पी है पानी है। और सीडीपी करना है, पेपर 1 का छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। ठीक, अपना इंट्रोडक्शन हम दे देते हैं। मेरा नाम ऋचा है और क्या कहते हैं, हम फर्स्ट अटेम्प्ट दिए थे 2022 में हम सीटेट पास किए थे। फर्स्ट अटेम्प्ट था, दोनों पेपर में क्वालिफाई किया, 100+ नंबर है। और हम पीजी कर चुके हैं, बीएड कर चुके हैं। बीएड मेरा सेशन हुआ 21 से 23 सेशन था, 21 से 23 नहीं, 19 से 21 मतलब मेरा पीजी कंप्लीट है। और ये सेकेंड बैच को हम पढ़ा रहे हैं। इससे पहले हम एक बैच को पढ़ा चुके हैं, उसमें ऑफलाइन ही पढ़ाए हुए थे। ठीक है, आप लोग भी अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, शॉर्ट में दे दीजिए। रुक गया है क्लास, अब आप ही स्टार्ट कीजिए। और कहाँ तक पढ़ लिए? अच्छा अच्छा और आप बोलिए, बाकी बारी बारी सब बोलते चलिए, आप फिर छुट्टी हो जाएगी। अच्छा अच्छा, इस बार रिपेयरिंग को मौका तो नहीं देगा। और आप बोलिए से अच्छा, आप बोलिए। हाँ अच्छा, हो चुका है आपका? कब हुआ? चलिए अच्छा है। ओह अच्छा, नहीं अच्छा। और आप भी दे दीजिए अपना इंट्रोडक्शन। मेरा नाम गणेश गुंजन और मैं एमएससी 2018-20 में किया था और बीएड 2022 में किया था।
थे और सीटेड जो है सो 22 वाला जो हुआ था जनवरी में, उसमें 1 to 5 हो गया था ना, उसके बाद 6 to 8 में नहीं हो पाया था, उसके बाद प्रिपरेशन छोड़ दिए हुए थे, जॉब वगैरह में लगे। अच्छा ठीक है, थैंक यू। आप मेरा नाम सुमन कुमारी है और डीएलएड में एडमिशन लिए थे 22 में, अगले महीना हुआ और पार्ट थर्ड में एडमिशन हुआ है ग्रेजुएशन में और सीटेट का 22 में दिए थे पढ़ने। अच्छा ठीक है, थैंक यू। आप भी बोलिए। मेरा नाम सुमन कुमारी है और मैं डीएलएड में इस बार एग्जाम दिए, इसका रिजल्ट नहीं आया और सीटेट में इस बार फॉर्म भरा। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू आप सभी को। क्या इंग्लिश ले लीजिएगा, इंग्लिश ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप देखिए, हम एक बार एग्जाम दिए तो हम समझ में आता, हम पढ़ाए भी है। यहाँ पर तो मेरा सेकेंड बैच है, लेकिन इससे पहले भी हम पढ़ा चुके हैं कहीं पे, मतलब अपना लोग हम लोग ग्रुप में पढ़ाई होता है तो वहाँ पे नहीं। देखिए, इंग्लिश हम इसलिए कहते हैं चूज करने के लिए, वहां पर आपको 2 कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, आप कॉम्प्रिहेंशन से मिला सकते हैं। उसमें कुछ वर्ड रहता है ना, आपको सेम वर्ड सेम टू सेम मिल जाएगा। उसी में 4 ऑप्शन रहता है, 4 ऑप्शन। संस्कृत हम नहीं कहेंगे कि डिफिकल्ट होता है, क्योंकि लैंग्वेज सब है तो सब सेम होगा, लेकिन आप कितना प्रैक्टिस में है लैंग्वेज। देखिए, इंग्लिश आपको क्यों समझ में आ जाता है, क्योंकि आप डेली लाइफ इंग्लिश यूज कर रहे हैं, इंग्लिश देख रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं व्हाट्सएप आप चेक करते हैं ना इंग्लिश में, इंग्लिश वर्ड मीनिंग तो आप देख रहे हैं वर्ड। संस्कृत आप यूज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए संस्कृत थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। हाँ, इसीलिए अगर आप रोज संस्कृत यूज कीजिए, आपको संस्कृत इजी लगेगा। लैंग्वेज का यही है कि आप यूज कीजिए, आपको आसान लगेगा। ठीक, थैंक यू। जा चाय भूल गए। अच्छा